नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार एमवीए सरकार गहरे संकट में है। और संकट में इसलिए नहीं है कि कुछ विधायक छोड़ गए हैं या कोई पार्टी सरकार से निकलना चाहती है। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये देश की हिफाजत का मामला है, एक ग्लोबल टेररिस्ट से संबंध का मामला है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार के मंत्री और एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक, उनको गिरफ्तार किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीएमएलए के तहत, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ? डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के परिवार के लोगों के साथ पैसा कैसे कैसे गया है, कैसे प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के जरिए जो है वो मदद की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि उनके पास पूरी मनी ट्रेल है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले कई जगह मैंने बताया था कि रेड हो चुकी थी 10 जगह पे, वहाँ से जानकारी मिली है। मामला इतना ही नहीं है, जो रिमांड एप्लीकेशन ईडी ने दी है अदालत में, उसके मुताबिक नवाब मलिक ने डी कंपनी के एक अहम व्यक्ति को आर्थिक रूप से मदद की है। इससे आप इस केस की गंभीरता का अंदाज़ा लगाइए। दाऊद का नाम आते ही शरद पवार चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं? आपको थोड़ा याद दिला दें 1993 की 12 मार्च 1993 को जुम्मे के दिन प्लान करके बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं। ऐसी जगहों पर किए गए हैं जहां हिंदू ज़्यादा जाते हैं। जुम्मे के दिन इसलिए किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान अब नमाज पढ़ रहे हों, मस्जिदों में हों। ये जो शरद पवार कह रहे हैं कि कोई भी मामला आता है अगर मुसलमान है तो उसको दाऊद से जोड़ दिया जाता है। शरद पवार तो मुसलमान नहीं है। उद्धव ठाकरे से एक सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि शरद पवार का रिश्ता दाऊद गैंग से जोड़ने वाला, सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन था? उनके पिता बाला साहब ठाकरे थे। तो क्या उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की बात पर यकीन नहीं है? उनके आरोप को क्या वो सही नहीं मानते हैं? ये सवाल निश्चित रूप से शिवसेना के लोगों से पूछा जाना चाहिए। और शरद पवार से ये भी, शरद पवार, शिवसेना, कांग्रेस तीनों से पूछा जाना चाहिए कि एनएन वोरा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया था कि 2 मुख्यमंत्रियों के दाऊद इब्राहिम से संबंध है। तो वो कौन है 2 मुख्यमंत्री? ये भी कहा गया कि 1979 से 1993 के बीच दाऊद इब्राहिम ने कुछ राजनेताओं को 75 करोड़ रुपए दिए। तो वो कौन नेता हैं? क्यों नहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार मांग करती कि उनके नाम जो है जाहिर किए जाएं? ये मामला केवल नवाब मलिक तक का नहीं है। दाऊद इब्राहिम जिस तरह से पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकवादी गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से उसका गैंग यहाँ पर सक्रिय है, उसके परिवार के लोग सक्रिय हैं। बात उनके परिवार और दाऊद इब्राहिम गैंग की नहीं है। सवाल ये है कि सरकार में बैठा हुआ एक व्यक्ति, सत्ता में बैठी हुई पार्टी, उसके वरिष्ठ नेता अगर उनके दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं तो वो सरकार क्यों चलनी चाहिए? कब तक चलनी चाहिए? सवाल इस बात का भी है, क्या ऐसी सरकार को चलने देना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार इस सरकार को कल बर्खास्त करने जा रही है, लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल तो उठ रहे हैं। कानूनन नहीं, संवैधानिक नहीं, तो कम से कम नैतिकता के आधार पर तो सवाल उठ रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि बजाय इसके कि दाऊद इब्राहिम की, उसके गैंग की, उसके लोगों की आलोचना की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कार्रवाई की मांग की जाए, एक तरह से परोक्ष रूप से समर्थन किया जा रहा है। जैसे ही नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका फ़ोन आता है शरद पवार के पास कि नवाब मलिक से इस्तीफ़ा मत दिलवाइएगा। मेरे भी 2 मंत्री गिरफ्तार हुए थे, मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया। उसके बाद शरद पवार एनसीपी का बयान आया है कि नवाब मलिक का इस्तीफ़ा नहीं होगा। और आपको याद होगा अनिल देशमुख के मामले में भी यही स्टैंड लिया था शरद पवार ने और उनकी पार्टी ने।
इस्तीफा कैसे हुआ? इस्तीफा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जब कहा कि इसमें जो है सीबीआई से जांच का मामला बनता है। उसके बाद अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई, जो जेल में है। यही नवाब मलिक हैं जिनको 2013 में पीवी सावंत कमीशन ने कहा था कि ये भ्रष्टाचार के दोषी हैं। अपने आकाओं को, अपने पार्टी के बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया। नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा था। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार के घर पर बैठक हुई एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की। उसके बाद उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास वर्षा में बैठक हुई और ये बैठकों का दौर अभी चल रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अदालत का आदेश नवाब मलिक की ईडी को कस्टडी कितने दिन की मिलेगी या नहीं, इसका फैसला नहीं आया था। और एक बात बता दें आपको कि नवाब मलिक ही नहीं, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ईडी और एनआईए के राडार पर एनसीपी के 5 और नेता हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि इस देश में एक ग्लोबल टेररिस्ट से संबंध होने का सीधा मामला सामने आने के बावजूद जो पार्टी है, जो सरकार है, वो उसको डिफेंड कर रही है। कहीं से कोशिश नहीं हो रही, कोई रवैया, कोई बयान, कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा है जिससे ये जाहिर हो कि दाऊद से संबंध होने को बुरा मान रहे हो। ये ऐसा लगता है कि जैसे दाऊद से संबंध होना ये एक तरह का मेडल है, एक तरह का बैज है जो लगाकर घूमना चाहिए। महाराष्ट्र की इस सरकार की साख, क्रेडिबिलिटी पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इस घटना के बाद और जो है वो नीचे जा रही है और लगातार ये सरकार डिस्क्रेडिट होती जा रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार करेगी, ये वसूली गेट चलाएगी, ये सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को वसूली के लिए लगाएगी, ये सरकार अपने विरोधियों को, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करेगी। हालांकि एनसीपी और शिवसेना, कांग्रेस के लोग नवाब मलिक की गिरफ्तारी को भी यही बता रहे हैं, लेकिन यही बात इन लोगों ने अनिल देशमुख के बारे में कही थी, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। आखिर अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। तो शरद पवार, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, रात वाले वीडियो में, शरद पवार लगातार घिरते जा रहे हैं चारों तरफ से। ये जो घेरा है, ये घेरा केवल राजनीतिक घेरा नहीं है, ये कानून का भी शिकंजा है। और कानून का शिकंजा जब कसता है तब उससे बचकर निकलना बहुत कठिन होता है। तो अब बचाव में क्या कह रही शिवसेना कि नवाब मलिक मुसलमान हैं, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नवाब मलिक चूंकि बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सवाल ये नहीं है, मान लीजिए कि बोल रहे थे, मुसलमान हैं, ये सब मान लें, तो भी सवाल ये है कि दाऊद गैंग से उनके संबंध हैं या नहीं हैं। मूल मुद्दा ये है। बाकी बातें जो की जा रही हैं वो मूल मुद्दे से भटकाने के लिए की जा रही हैं। शरद पवार को जवाब देना होगा। जब वो कह रहे हैं कि 90 से उन पर ये इस तरह के आरोप लगते रहे, तो क्यों उन्हीं पर आरोप लगते हैं? देश में इतने राज्य हैं, इतने नेता हैं, महाराष्ट्र में और नेता हैं, क्यों नहीं और किसी नेता के ऊपर इस तरह का आरोप लगता? तो शरद पवार को दाऊद से अपने संबंध के बारे में, अपनी पार्टी के संबंध के बारे में, नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम गैंग से संबंध के मामले में देश को बताना पड़ेगा। ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि उनके क्या लिंक हैं, कब से हैं, किस तरह के हैं, क्यों बार बार जब भी दाऊद के लोगों का नाम आता है तो उनके बचाव में एनसीपी के लोग उतरते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 90 से, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से एनसीपी पर, शरद पवार पर सबसे आगे बढ़ चढ़कर आरोप लगाने वाली शिवसेना अब एनसीपी और शरद पवार के साथ खड़ी है, उनके बचाव में खड़ी है। पूरी सरकार बचाने में लगी है इन लोगों को। और नवाब मलिक के संबंध केवल ऐसा नहीं है कि दाऊद इब्राहिम की बहन जो हसीना पारकर थी उनसे और उनके परिवार से है।
1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों दोषियों से भी उनके संबंध रहे। ये इतना बड़ा मामला है कि देखिए, एक इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट जो है, जो भारत के खिलाफ बरसों से बल्कि दशकों से जिस तरह से काम कर रहा है, उससे संबंध होना, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि देश के जो अपने को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, जो इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं। जो लोग विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, विपक्ष को एक करने की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को बचाना है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी का तुरंत ये समर्थन में आना, ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है नवाब मलिक पर। उनके खिलाफ कोई जो है राजनीतिक विद्वेष की भावना से कुछ ऐसा किया जा रहा हो, ये कम से कम नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह की बातें पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में ईडी ने कही हैं, ईडी के वकीलों ने, और जो एफिडेविट दिया गया है, उससे बड़ा साफ है कि ये मामला गंभीर है और यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसके लपेटे में, इसकी जांच के दायरे में और बहुत से लोग आने वाले हैं। तो अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, तब ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि नवाब मलिक का इस्तीफ़ा हो गया है। मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास इस समय नहीं है कि उसको फिर से कंफर्म करूं कि ये सही है या गलत है, लेकिन 2 न्यूज़ चैनल्स पे मैंने देखा कि ये खबर चल रही है कि इस्तीफ़ा हो गया। और शरद पवार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र की सरकार उस तरह के खतरे में है, मुझे याद आ रहा है 1990-91 का समय, जब लिट्टे से संबंधों, एलटीटीई के से संबंधों के आधार पर डीएमके की सरकार को, उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। करुणानिधि मुख्यमंत्री थे। इनपुट था आईबी का, इनपुट था रॉ का कि लिट्टे से संबंध है, उनको समझाने रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके। उसके बाद उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त होने जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार निश्चित रूप से बड़े संकट में है। महाराष्ट्र में एक राजनीतिक भूकंप आने वाला है और उसकी शुरुआत हो गई है आज से। आने वाले दिनों में आप देखें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है जब ये भूकंप बहुत सी चीज़ों को ध्वस्त करेगा राजनीतिक रूप से। तो मैं ये वीडियो जब अभी पूरा कर रहा हूँ, तब तक ये खबर नहीं आई है, मतलब पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के जज का ये फैसला नहीं आया है कि नवाब मलिक को कितने दिन की ईडी कस्टडी में भेजा जा रहा है। लेकिन जो उम्मीद है, जो वकीलों का, एक्सपर्ट्स की ओर से जो बातें आ रही हैं, उसके हिसाब से 14 दिन की ईडी ने कस्टडी मांगी है, तो कम से कम 7 दिन की कस्टडी मिल सकती है। मिलेगी कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा। इस वीडियो में इसकी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि शरद पवार अपने जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट झेल रहे हैं। उन्होंने जो साम्राज्य अपना खड़ा किया था, ये आतंकवादियों, ये माफिया के लोगों के समर्थन से, भ्रष्ट लोगों के समर्थन से वो भरभरा कर गिरने वाला है। ये ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। ये साफ नज़र आ रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि उसमें समय कितना लगेगा, कितने दिन में, इसका सवाल है। तो इसका हम आप दोनों इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि आगे घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। जाते जाते खबर आ गई है कि नवाब मलिक को 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के जज को ये मामला कितना गंभीर लगता है। तो ये और बड़ी मुश्किल होने वाली है नवाब मलिक के लिए, उनके साथियों के लिए और उनके आका शरद पवार के लिए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।